Hello everybody, this is AK Pandey here and welcome to you all AKP online chemistry classes. My dear student, today is the another amazing session of P block elements. Today is lecture number 16, P block lecture number 16, and I am going to discuss oxygen family. This is the final lecture of oxygen family and this is the third lecture of oxygen family. So guys, are you ready to start this session? Okay, let's start. देखिए, तो आज अपन लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स का लेक्चर नंबर 16 करेंगे और ऑक्सीजन फैमिली का ये तीसरा लेक्चर होगा। और आज अपन लोग ऑक्सीजन फैमिली को बहुत ही औसम वे में आज कंप्लीट कर देंगे और नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा वहां से हम लोग हैलोजन फैमिली स्टार्ट करेंगे। तो ऑक्सीजन फैमिली मींस बोले तो कौन सा ग्रुप नंबर 16। तो ग्रुप नंबर 16 आज आपका खत्म हो जाएगा, मींस बोले तो ऑक्सीजन फैमिली आज आपका खत्म हो जाएगा। आज फाइनल लेक्चर है, तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिछले क्लास में आपको क्या चल रहा था, ऑक्सीजन फैमिली में अपन लोग बहुत सारे कंपाउंड देखे थे, उसका स्ट्रक्चर भी देखे थे, प्रिपरेशन देखे थे, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह देखे थे। तो आज अपन लोग करेंगे वहीं से स्टार्ट करेंगे। जैसे आपको पिछले क्लास में क्या बता रहे थे, पायरो एसिड, हाइपोपायरो सल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, हाइपोसल्फ्यूरस एसिड, तो उसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करते थे, क्या होता था, क्या फॉर्मूला होता था। ये भी दो इंपोर्टेंट है, कैरोज एसिड एंड मार्शल एसिड। कैरोज एसिड एंड मार्शल एसिड, देखो कैरोज एसिड और मार्शल एसिड सबसे पहले होता क्या है, उसका फॉर्मूला आप दिमाग में पहले नोट करिए। जो कैरोज एसिड है वो होता है H2SO5 और मार्शल एसिड जो होता है H2S2O8। तो ये आपका कैरोज एसिड है, ये आपका मार्शल एसिड है। अब सवाल है कि सर कंफ्यूजन हो जाता है एग्जामिनेशन में। एग्जामिनेशन मान लो साल भर 2 महीने 6 महीने बाद होते हैं, तो कैरोज एसिड और मार्शल एसिड में कंफ्यूजन हो जाता है। मैं तो कहता हूं कि आप कैरोज एसिड दिमाग में रखिए। कैरोज एसिड क्या होता है H2SO5। अब मार्शल एसिड में क्या होगा, अब देखो पहले ना, जो अभी आप बोलेरो देखते हो, तो उस बोलेरो में पहले पुराने जमाने क्या बहुत साल पहले, आप बैक जाओगे 20 साल पहले जाओगे, तो उसी का एक वर्जन आता था मार्शल। तो और ये कैरोज बोले तो कार, और ये मार्शल। तो कार आप देखते हो ना, कार जैसे ही बोलते तो एक दिमाग में एक इमेज छप जाता है कि कार बोल रहे हैं, यानी कि छोटा गाड़ी का चर्चा हो रहा है। मार्शल मीन्स जो बड़ा बड़ा जो गाड़ी होते हैं, टैक्सिस वगैरह, या आपका टाटा सुमो जैसा है ना, या फिर बोलेरो। तो यहाँ पे जो मार्शल एसिड है वो बड़ा सूचना है, मीन्स बड़ा गाड़ी है, मीन्स कार से बड़ा होगा। तो जो कार है मीन्स कैरोज एसिड, उसमें 5 ही ऑक्सीजन है, लेकिन जो मार्शल एसिड है उसमें 8 ऑक्सीजन है। अरे याद रखने का तरीका है। तो सवाल अभी और आगे बताते हैं याद रखने का तरीका। ये दो काफी इंपोर्टेंट है, कैरोज एसिड, मार्शल एसिड। VVI है, एग्जामिनेशन में आपसे सवाल पूछ सकता है, इसलिए हम नहीं छोड़ेंगे इसको। तो याद हुआ, कार मीन्स उसमें 5 ऑक्सीजन होगा कैरोज एसिड में, और मार्शल एसिड में ज्यादा होगा, कैरोज एसिड से ज्यादा, उसमें 5 होता था, इसमें 8 ऑक्सीजन होता है। अब सवाल है, मेरा क्वेश्चन यही है कि सर इसको याद कैसे रखेंगे, एग्जामिनेशन तक कैसे ले जाएंगे। तो देखो, आपको सल्फ्यूरिक एसिड तो पढ़ा है ना पिछले क्लास में, सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर वगैरह पता है, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, ये सब पता है। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड, हाइपोसल्फ्यूरस एसिड, हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरस और सल्फ्यूरिक एसिड पिछले क्लास में अपन लोग डिस्कस कर चुके हैं। देखो, ये जो चैप्टर है पढ़ने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप लेक्चर 1 से स्टार्ट करिए, ज्यादा नहीं। आपको ये नहीं करे कि आप एक दिन में 2-2, 3-3, 4-4 लेक्चर करो, मत करो। एक दिन में एकदम सेल्फ डिसिप्लिन अपने अंदर लाइए कि एक दिन में हमको एक लेक्चर करना है, उसको बहुत ही अच्छे से करना है, लेक्चर को अच्छे से वॉच करना है, कंसंट्रेट होकर वॉच करना है। एक दिन में एक लेक्चर, बस केमिस्ट्री का एक दिन में एक लेक्चर, उतना में सारा कंप्लीट हो जाएगा आपका। एक दिन में आप एक लेक्चर करिए, उसका नोट्स बनाइए, उसके बाद रिवाइज करिए, उस टॉपिक जो आप पढ़ ली है, कहीं से भी क्वेश्चन मिलता है उस टॉपिक से रिलेटेड, लगा जाइए क्वेश्चन को। जैसे आप बोरोन फैमिली पढ़ चुके हो, कार्बन फैमिली पढ़ चुके हो, नाइट्रोजन फैमिली पढ़ चुके हो, ऑक्सीजन फैमिली आज खत्म हो जाएगा, तो इतना पढ़ लियो आप लोग, तो क्या करिए, इतना सारा का सारा क्वेश्चन बना जाइए। कहीं से भी क्वेश्चन मिल रहा है, आपके लेवल का, आपके सिलेबस का होना चाहिए, आपके लेवल का होना चाहिए। आप जिस चीज का तैयारी कर रहे हो आपसे बनेगा, डेफिनेटली बना चाहिए उसको। दूसरी चीज, पढ़ाई का बेहतर तरीका होता है कि आप स्टार्टिंग से देखिए चीजें। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो एकदम शुरू से स्टार्ट करिए, लेक्चर 1 से स्टार्ट करिए।
और पूरा लेक्चर को देखिए। टाइम तो लगेगा, कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं है। आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, जितना उसके लिए करना है उतना करना ही पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। क्लियर है? तो ये बात आप दिमाग में रखिए। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं कैरोज एसिड एंड मार्शल एसिड। बच्चे गलती कर देते हैं इसमें, ठीक है? तो ये आप नहीं करेंगे। तो कैरोज एसिड और मार्शल एसिड में देखो, आप चर्चा करते हैं एक एक करके। कैरोज एसिड में क्या करना है आपको, मार्शल एसिड में क्या करना है। तो आपको पिछले क्लास में हमने क्या बताया? पिछले क्लास में आपको सल्फ्यूरिक एसिड बताया है ना हमने। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? H2SO4। ये आपका क्या है? ये सल्फ्यूरिक एसिड है। दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड। तो इस सल्फ्यूरिक एसिड में बस आप क्या कर दो, ऑक्सीजन को ऐड कर दो। तो जब ऑक्सीजन को ऐड कर दोगे सल्फ्यूरिक एसिड में, तो आपको क्या मिल जाएगा? कैरोज एसिड। आपको क्या मिल जाएगा? कैरोज एसिड। सर सल्फ्यूरिक एसिड पता है हमको, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला पता है सभी को? फटाफट से बोलिए। बिल्कुल, वेरी गुड, पता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड सर पता है हमको, उसमें ऑक्सीजन जोड़ देंगे कैरोज एसिड आ जाएगा। और मार्शल एसिड का भी तरीका बताने वाले हैं आगे, कि मार्शल एसिड को आप कैसे दिमाग में रखोगे। देखिए ध्यान से, अब सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? एक सल्फर ले लो, दो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड वाला, एक OH और एक OH। इस वाले सल्फर का भी 6 बॉन्ड हो गया, ऑक्सीजन का भी 2 बॉन्ड और 2 बॉन्ड, ये भी स्टेबल, और सल्फर वाला भी। तो हमको सर H2SO4 का तो डायग्राम आता है, क्या करना है कैरोज एसिड में, क्या करना है फिर से दिमाग में सेट करिए। क्या बताए थे? कैरोज एसिड का अगर फॉर्मूला फाइंड आउट आपको करना है, उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, क्या करोगे? कैरोज एसिड में अगर आपको फॉर्मूला पता करना है, आपको दिमाग में आना चाहिए सल्फ्यूरिक एसिड। बस सल्फ्यूरिक एसिड में आप एक ऑक्सीजन ऐड कर दीजिए। सल्फ्यूरिक एसिड में एक ऑक्सीजन ऐड करने से आपका कैरोज एसिड का फॉर्मूला आ जाएगा और आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लोगे। सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर आता है ड्रॉ करने के लिए, ये सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर है, उसमें ऑक्सीजन ऐड कर देंगे, वहां से कैरोज एसिड आ जाएगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता था? H2SO4 प्लस एक ऑक्सीजन ऐड कर दो तो H2SO5। क्लियर है? तो यही तो कर रहे हैं ना, H2SO4 में ऑक्सीजन ऐड कर दो, H2SO5, दिस इज द कैरोज एसिड। क्या किया? ये सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर है, H डबल बॉन्ड OH और ऑक्सीजन। अब देखो दिमाग में आ रहा होगा कि सर ऑक्सीजन किस साइड जोड़े, ऊपर डबल बॉन्ड वाले में या सिंगल बॉन्ड वाले में। आपको बता दे, ऑक्सीजन OH वाले में या तो लेफ्ट साइड जोड़ दो या तो राइट साइड जोड़ दो। ध्यान रहे, ऑक्सीजन कभी भी इस डबल वाले ऑक्सीजन के साथ नहीं जोड़ेगा, क्योंकि आपको पढ़ा चुके हैं, केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा है, पी ब्लॉक में भी कई बार आया है कि ऑक्सीजन स्टेबल होने के लिए 2 बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन में 6 है और इसके पास लोन पेयर है। और यहां पे अगर देखोगे तो आपको पता है ना कि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना के स्टेबल हो जाता है। ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है? ऐसा कभी देखो क्या? O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये तो गलत हो जाता है। ऑक्सीजन कभी भी 4 बॉन्ड नहीं बनाएगा स्टेबल हो। आप ऐसा जरूर देखो O या फिर इधर H लगा दो, इधर H लगा दो। आप परऑक्सी लिंकेज जरूर देखो, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाया, बाकी 2 क्या है? लोन पेयर इसके पास। तो ऑक्सीजन स्टेबल होने के लिए 2 बॉन्ड तो बना देता है, बट 3 बॉन्ड बनाएगा तो अनस्टेबल हो जाएगा। अरे क्लियर है कि नहीं है? वेरी गुड। तो यहां से एक मजेदार बात निकल के ये आया कि आप ऑक्सीजन जोड़ दो इस वाले में, तो जो ऑक्सीजन जोड़ोगे तो ये वाला आपका क्या हो गया? यही वाला आपका क्या है? ये वाला फॉर्मूला जो आया, इसको बोलते हैं कैरोज एसिड। कैरोज एसिड कैसे आया? सल्फ्यूरिक एसिड में एक ऑक्सीजन जोड़ दो, कैरोज एसिड आ गया। अब देखो मार्शल एसिड। मार्शल एसिड दिमाग में आ रहा है सर, कैरोज एसिड एंड मार्शल एसिड सर तो एक ही क्लास में पढ़ाए थे। और कैरोज एसिड क्या होता था? H2SO5। कैसे आया था कैरोज एसिड? कैरोज एसिड कैसे आया था सर? हमको बताए थे सल्फ्यूरिक एसिड, उसके पहले वाले क्लास में पढ़ा चुके थे। तो सल्फ्यूरिक एसिड हमको आता है, सल्फ्यूरिक एसिड हर बच्चों को आता है जो अच्छे से पढ़ रहा है 11th 12th। तो H2SO4 होता है। सर बताए थे कि H2SO4 में आप एक ऑक्सीजन जोड़ दो, उसके बाद जो फॉर्मूला निकल के आएगा, तो क्या निकल के आएगा? H2SO5। तो H2SO5 आपका क्या है? H2SO5 आपका कैरोज एसिड है। कैरोज एसिड का स्ट्रक्चर बनाना है, सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाओ, एक ऑक्सीजन जोड़ दो OH वाले में, तो ये आपका कैरोज एसिड का आ गया। अब सर मार्शल एसिड, तो सर एक टेक्निक बताए थे क्या कि कैरोज मींस कार दिमाग में आ जाता है, इमेजिन बन जाता है अच्छा छोटा वाला गाड़ी। मार्शल एसिड बलोरो मींस बड़ा वाला गाड़ी। यानी कि कहने का मतलब क्या है? ऑक्सीजन जो होगा मार्शल एसिड में ज्यादा होगा। कैरोज एसिड में 5 ऑक्सीजन था, मार्शल एसिड में 8 ऑक्सीजन होंगे, यानी कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होंगे। बड़ा ना, मार्शल बड़ा होता है, तो मींस नंबर ऑफ ऑक्सीजन बड़ा होगा।
कैरोज कार छोटा होता है तो कैरोज एसिड में ऑक्सीजन छोटा होगा, कम होगा, मींस ऑक्सीजन छोटा नहीं बल्कि कम होगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो जाएगा 8 होगा। तो आपका मार्शल एसिड क्या है, दिस इज मार्शल एसिड H2SO8, दिस इज मार्शल एसिड, इसको बोलते हैं मार्शल एसिड। सर अब टेक्निक बताओ, हमको तो आप बताए हैं कि मार्शल कैरोज एसिड होता था, सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीजन जोड़ दो आपका कैरोज एसिड का फार्मूला निकल जाता था। फार्मूला आ गया तो हम लोग स्ट्रक्चर भी बनाने में माहिर हैं, आप हमारे स्टूडेंट हो, स्ट्रक्चर बनाने में माहिर हो। क्या करते थे सर, H2SO4 यहां भी आता है ना, कुछ मत करो, H2SO4 को दुगना कर दो, H2SO4 का होल ट्वाइस H2SO4 में दुगना कर दो। इसके बाद आप क्या करो, यहां से हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन निकाल दो, 2 हाइड्रोजन निकाल दो। क्या करना है, क्या करना है, फिर से आओ, क्या करना है आपको, H2SO4 यहां भी लेना है, H2SO4 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो और H2 को बाहर कर दो। जब इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे 2 से गुना कर दो तो H4 H2O8 माइनस H2 कर दोगे तो क्या आ जाएगा H2 यही तो आपका क्या है, मार्शल एसिड निकल के आ गया कि नहीं आ गया, अरे बोलो आ गया कि नहीं आ गया। सर कैरोज एसिड में क्या करते थे, कैरोज एसिड में सिर्फ एक H2SO4 लेते थे और वहां पे ऑक्सीजन ऐड करते थे, यहां पे हाइड्रोजन निकालेंगे 2। देखो ये याद रखने का एक और टेक्निक बता रहे हैं तुमको, मार्शल एसिड बनाना है, सल्फ्यूरिक एसिड आपको पता है, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है सर, H2SO4 होता है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड में 2 से गुना कर दो, जब हमने 2 से गुना किया तो हाइड्रोजन, इसमें ऑक्सीजन ऐड करते थे, उसमें हाइड्रोजन माइनस करेंगे। सर कितना हाइड्रोजन माइनस करेंगे, कभी कंफ्यूजन हो जाए एग्जामिनेशन में, तो क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 ही हाइड्रोजन क्या करना है, उससे माइनस करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो H2SO4 में और 2 हाइड्रोजन माइनस कर दो, वहां से जो फार्मूला निकलेगा वो मार्शल एसिड आएगा। तो मार्शल एसिड का फार्मूला निकल के आ गया सर, बड़ा ही शानदार। क्या फार्मूला निकल के आ गया, तो देखिए ध्यान से, क्या फार्मूला निकल के आया, देखिए ध्यान से। तो जो फार्मूला निकल के आया वो है H4S2O8 और माइनस H2, तो ये आपका मार्शल एसिड है। सर इसका स्ट्रक्चर बना दो, हमको आता है ना, H2SO4 का स्ट्रक्चर आता है, तो 2 H2SO4 का स्ट्रक्चर बना लो, बना लिए। अब क्या करो, 2 H2SO4 का स्ट्रक्चर बना लो, यहां से H2 निकाल दो, H2 निकाल दो, ये H2 निकला और ये वाला आपका डायग्राम आ गया, ये वाला आपका स्ट्रक्चर आ गया, किसका, मार्शल एसिड का। तो यहां तक क्लियर है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है पी ब्लॉक पढ़ने में। तो चलिए फटाफट से इसको नोट करिए। तो माय डियर स्टूडेंट, टुडे हम लोग आज देखिए H2SO4 में क्या कर रहे थे, H2SO4 का अपन लोग स्ट्रक्चर तो देख चुके हैं कि स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, आप कैसे बनाते हो, सारा चीज अपन लोग पढ़ चुके हैं और आपको बता चुके हैं, वो क्लियर हो चुका है। H2SO4 में आप कैसे प्रिपरेशन करोगे, वो प्रिपरेशन आज आपको बताएंगे। H2SO4 का कुछ प्रॉपर्टी जो होते हैं इंपॉर्टेंट, जिससे सवाल पूछ सकते हैं, वो सारा प्रॉपर्टी आपको बताया जाएगा। तो देखिए ध्यान से, H2SO4 आपको पिछले क्लास में बताए थे क्या, किंग ऑफ एसिड, मीन्स एक याद रखने का तरीका जो बताए थे, राजा को रोटेन एक चाहिए फ्रॉम आयरन सल्फाइड, आयरन सल्फाइड से राजा को रोटेन एक चाहिए, मीन्स किंग ऑफ एसिड, दिस इज द H2SO4 इज द किंग ऑफ एसिड। तो किंग ऑफ एसिड है, बहुत ही अच्छा एसिड है H2SO4, मीन्स बोले तो किंग ऑफ एसिड है। सेकेंड, अब देखो H2SO4 वाटर में क्या है, वाटर में सोलूबल है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसे मान ले सर कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हमको तो नहीं पता हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या नहीं है, कैसे पता करेंगे। आपको जब 11th क्लास में केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ा रहे थे, आपको हमेशा बोल रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर आपको पढ़ा दिया गया है और बहुत ही औसम वे में उसको जाके रिवाइज करते रहिए। दिस इज द बैकबोन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो बैकबोन है। जिस टाइप से मीन्स बोले तो आपका शरीर तभी आप खड़ा है जब आपका बैकबोन अच्छा है, अगर टूट जाएगा तो आप है ना टेढ़े हो जाएंगे। मीन्स अगर केमिकल बॉन्डिंग जैसे ही आपका कमजोर हुआ, मीन्स पूरा इनऑर्गेनिक कभी भी आपको अच्छा नहीं हो सकता। देन केमिकल बॉन्डिंग आपको आना चाहिए, वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ही डिटेल में कराया गया है, जाइए रिवाइज करिए उसको। अब सवाल है कि H2SO4 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है और H2SO4 वाटर में सोलुबल होता है। अब देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होता है, चलिए एक बार रिकॉल करके दिखाते हैं आपको। H2SO4 यहां पे देखिए ध्यान से, क्या है H2SO4 का जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे इस टाइप से, डबल बॉन्ड OH और OH, और वाटर में क्या कर रहा है, इस वाटर में वो सोलुबल है, तो वाटर का स्ट्रक्चर क्या होता है, OH और बॉन्ड रहता है, मींस इसके पास लोन पेयर होता है। और आपको बताए थे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां होता है, जैसे मान लो एक जनरल
आपको बताए थे AHB टाइप के मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं, जहां पे A होना चाहिए FON में से कोई एक और B होना चाहिए FON में से कोई एक। मीन्स A जो होगा या तो आपका फ्लोरीन हो जाए, या तो ऑक्सीजन हो जाए, या तो नाइट्रोजन हो जाए। B या तो आपका फ्लोरीन हो, या तो ऑक्सीजन हो, या तो नाइट्रोजन हो। अगर ये तीन चीज आपको दिख रहा है और बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रहा है, मीन्स सॉरी बीच में हाइड्रोजन आ रहा है, मीन्स वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होगा, कैसे पकड़ेंगे कि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा? तो आप देखिए AHB टाइप का मॉलिक्यूल हो, AHB टाइप का मॉलिक्यूल हो, मीन्स ए के जगह पे क्या हो सकता है? अगर आपको लग रहा है ए फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये तीन में से कोई एक हो, या फिर बीच में तो हाइड्रोजन होना ही चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए तो हाइड्रोजन बीच में होगा ही, और अदर साइड दूसरे साइड भी FON ही होना चाहिए। मीन्स याद रखने का तरीका भी बताए थे, हाइड्रोजन बॉन्ड वाले फोन करते हैं। कहने का मतलब FON मीन्स फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, और बी भी फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। अगर ये तीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आपको पता है तीनों का तीनों मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अगर ये तीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ए और बी और बीच में हाइड्रोजन आ रहा है, यानी कि आप थोड़ा सतर्क हो जाइए कि वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे AH एंड V टाइप, V भी क्या है आपका ऑक्सीजन, A भी क्या है आपका ऑक्सीजन। तो क्या ये FON में से कोई एक नहीं है क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल है, यहां भी है। यानी कि यहां पे आपका क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो होगा कि नहीं होगा? तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के होने की वजह से आपका H2SO4 जो होगा वो पानी में सोल्यूबल होगा। क्लियर है ये पॉइंट? दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन। क्लियर है यहां तक? वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, अब जब आप H2SO4 पानी में सोल्यूबल है, तो देखिए जब वाटर को H2SO4 में ऐड करते हो, क्या कर रहा है? इट लिबरेट्स ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट व्हेन वाटर इज एडेड इन H2SO4। ध्यान रहे आप जब वो प्रैक्टिकल करोगे केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री का जब प्रैक्टिकल करोगे ना बच्चा, आप कॉलेजेस में जाओगे, हमने तो किया है। जब आप कॉलेजेस में जाओगे, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो डेफिनेटली आप अच्छे कॉलेज में जाओगे। अगर आप IIT या NIT या कोई अच्छा मेडिकल कॉलेजेस में जाओगे, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर आपका एडमिशन होता है, आप IIT क्रैक करिए, नीट क्रैक करिए, तो डेफिनेटली वहां से आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलेगा कि वहां पे प्रैक्टिकल करने का आपको मौका मिलेगा। और वहां पे प्रैक्टिकल जब करोगे तो बहुत सारी चीज पता लगता है, और बहुत ही सावधानी रखा जाता है केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में। आपको सावधानी रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप की जान भी जा सकती है। तो देखो बेसिकली यहाँ पे कहने का मतलब क्या है ना, जब आप H2SO4 मान लो आपके पास H2SO4 है, अब कोई बच्चा क्या किया उसको पता नहीं है कि बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी वहां से निकलता है, जिसकी वजह से आग भी लग सकते हैं। तो ये गलती मत करना। क्या करता है, H2SO4 है, उसमें अगर पानी डाल दोगे, एक ही बार बहुत सारा पानी लाके डाल दोगे, तो H2SO4 में अगर जैसे आप पानी लाके डाल दिए बहुत सारा, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा। तो यही इसका प्रॉपर्टी कर रहा है, इट लिबरेट्स ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट व्हेन वाटर इज एडेड इन H2SO4 सॉल्यूशन। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए प्रिपरेशन ऑफ H2SO4। अब आते हैं अपन लोग प्रिपरेशन ऑफ H2SO4। H2SO4 को जो अपन लोग लेबोरेटरी में जो प्रिपेयर करते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस से। बेसिकली कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या होता है अभी जस्ट आपको बताने वाला है। अगर आप कॉन्टैक्ट प्रोसेस समझ जाओगे तो H2SO4 सर कैसे आप H2SO4 बना सकते हो लेबोरेटरी में बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस से। तो H2SO4 कैसे बनता है? H2SO4 is prepared using contact process. SO2 is burned to form SO3। अब देखो चलिए अपन लोग देख लिए कि H2SO4 का स्ट्रक्चर कैसा था, कैसा दिखता है, कैसा बनाते हैं, क्या उसका प्रॉपर्टीज होता था, वो सारा चीज अपन लोग क्लियर कर चुके हैं। नेक्स्ट है प्रिपरेशन। आप H2SO4 बनाओगे कैसे? पहला चीज H2SO4 लेबोरेटरी में जाओगे, अगर आप बनाना चाहो तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस से बनाते हो। ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस होता क्या है? सबसे पहले चीज, आप SO2 गैस है, वो SO2 जो है वो उस SO2 को आप एटमोस्फेयर में से मीन्स आप क्या करिए, O2 के प्रेजेंस में, मीन्स एटमोस्फेयर में ही रहेगा ना ऑक्सीजन, तो उसके प्रेजेंस में आप क्या करिए, बर्न करिए, उसको जलाइए। जब आपका SO2 और O2 इन प्रेजेंस ऑफ V2O5 एंड मीन्स एटमोस्फेयर में, जब SO2 को आप क्या करोगे, बर्न करोगे इन प्रेजेंस ऑफ V2O5, तो आपको वहां से SO3 मिलेगा, अभी भी H2SO4 नहीं मिलेगा। तो जो वहां से
SO3 मिला। अब देखो थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे अपन लोग पीछे। आपको क्या बताया गया था, जब किसी भी हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन हो, कोई भी हाइड्रोलिसिस का आप रिएक्शन करा रहे हो, तो क्या दिमाग में आ रहा था कि सर हमको बताए थे, अगर मान लो हाइड्रोलिसिस, यहाँ पे जगह नहीं, यहाँ पे आपको बता रहे, कोई भी अगर हाइड्रोलिसिस रिएक्शन करा रहे हो, मींस SO3 को हम हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस करने का मतलब वाटर के साथ रिएक्शन कराते थे। तो जब वाटर के साथ आप रिएक्शन कराते थे, तो हाइड्रोलिसिस में आपको पिछले क्लास में एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट बताया गया था कि किसी का भी अब अगर आप हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, तो उसके रिएक्टेंट में जितना ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होगा, उतना ही ऑक्सीडेशन स्टेट के उसका प्रोडक्ट बनेगा। तो रिएक्टेंट में +6 सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो प्रोडक्ट में भी क्या होगा, +6 वाला प्रोडक्ट बनेगा। मींस H2SO4 में भी ये भी +6 में है। तो यहां से एक डायरेक्ट वे में, तो ये तो हमको पता लग गया। तो यहां से जो कंसेप्चुअली आया है, कंसेप्चुअली कैसे आया कि आपको बताए थे कि आप पिछले क्लास में जो आप देखो कि बोले थे कि जब किसी का हाइड्रोलिसिस आप करा रहे हो, तो हाइड्रोलिसिस में जो प्रोडक्ट निकल के आएगा, प्रोडक्ट ऐसा होगा जो रिएक्टेंट में जितना ऑक्सीडेशन स्टेट का वो रिएक्टेंट है, उतना ही ऑक्सीडेशन स्टेट का आपका प्रोडक्ट भी मिलेगा। यहाँ पे SO3 में +6 है सल्फर, तो +6 वाला भी प्रोडक्ट में सल्फर रहेगा। तो यानी कि आप SO3 में अगर आप वाटर का ड्रॉपलेट्स स्प्रेड करते हो, तो यहां से आपको H2SO4 मिल जाएगा। क्लियर है? बट ये तो कंसेप्चुअली था सर, कंसेप्चुअली हाइड्रोलिसिस करने पे आ गया। लेकिन हमको प्रैक्टिकली, आप लेबोरेटरी में कर रहे हो, प्रैक्टिकली आपको H2SO4 प्रिपेयर करना है बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो इसी प्रोसेस को तो अपन लोग समझ रहे हैं। तो बेसिकली होता क्या है ना कि सबसे पहले आप SO2 को आप एटमोस्फेयर के प्रेजेंस में, मींस O2 के साथ आप बर्न करते हो। किसी भी चीज को आप कैसे जलाओगे, जब तक कि वहां ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो आप नहीं जला पाओगे। तो O2 के मींस एटमोस्फेयर में जब SO2 को आप बर्न करते हो, है ना, ये तो लिखा गया ना, SO2 इज बर्न्ड टू फॉर्म SO3। तो SO2 को आप बर्न करते हो, वहां से SO3 जो बनता है इन प्रेजेंस ऑफ A2O5। तो अब उस SO3 में ऐसा नहीं कि आप सीधा सीधा, ये कतई मत कर देना गलती कि उसमें पानी डाल दो, हाइड्रोलिसिस करा देंगे, पूरा पानी डाल देंगे और H2SO4 बन जाएगा। बनेगा, लेकिन ये ह्यूज अमाउंट में आपका हीट रिलीज लिबरेट्स करेगा। अगर आपने H2SO4 में वाटर को ऐड कर दिया, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट होगा, और जो घातक हो सकता है। तो बेसिकली आपको करना क्या है, इसका प्रिपरेशन का मेथड यही कहता है कि आप SO3 जो वहां से बना है, तो SO3 में कैसे बना, एटमोस्फेयर में आप वहां से O2 के यूज किए, तो O2 एटमोस्फेयर में है, तो एटमोस्फेयर में कुछ तो कुछ कहीं ना कहीं डस्ट वगैरह तो है। अब उस डस्ट को आप हटाने के लिए आप क्या करोगे, उस पर वाटर को स्प्रिंकल्ड करिए, स्प्रेड करिए। बेसिकली एक बार में आप पानी मत डाल देना, डाइल्यूट एकदम मत कर देना, क्योंकि एक बार जब आप वाटर को ऐड कर दोगे, तो वहां से ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट निकलेगा, जो बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो हम कैसे बनाएंगे सर H2SO4, थोड़ा थोड़ा करके इस फवारे की तरह आप पानी को क्या करिए, स्प्रिंकल्ड करिए। स्प्रिंकल्ड मतलब समझ रहे हो, वाटर इज स्प्रिंकल्ड टू रिमूव डस्ट एंड लोअर टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। मींस कहने का मतलब कि स्प्रिंकल्ड वाटर का स्प्रिंकल्ड करिए, जो आपका SO3 बना है, ठीक है, एटमोस्फेयर से मिलकर के, मींस उसमें डस्ट भी होगा, जब वो एटमोस्फेयर से मिलकर के बना है, बर्न किए हो, तो डस्ट वगैरह होगा। तो उस डस्ट को रिमूव करने के लिए आप क्या करिए, वाटर को स्प्रिंकल्ड करिए। मींस फवारे की तरह। आप देखते हो कि जो गार्डन वगैरह में फूल रहता है, तो उस फूल में आप एक ही बार, ऐसा नहीं कि पानी खूब डाल रहे हो, ऐसा नहीं, एक स्प्रिंकल्ड करते हैं उसको, फवारे की तरह उसमें वाटर डालते हैं। तो बेसिकली वाटर को जो स्प्रिंकल्ड हम करेंगे, तो जो डस्ट है वो क्या हो जाएगा, वहां से रिमूव होगा। और जाहिर सी बात है, वाटर दे रहे हैं तो टेम्परेचर भी लोअर डाउन होगा ना सिस्टम का। यानी कि ये पॉसिबिलिटी आ गया, इट माइट बी पॉसिबिलिटी दैट, ये पॉसिबिलिटी क्या है कि SO3 अब क्या है, मॉइस्चर को गेन किया। और अभी तो हमने बताया कि जैसे ही मॉइस्चर को गेन किया, तो अब वो SO3 का जब हाइड्रोलिसिस हो रहा था, तो वहां से H2SO4 बन रहा था। तो जैसे ही SO3 हमने वाटर को स्प्रिंकल्ड किया, रिमूव को डस्ट करने के लिए, जो डस्ट था उसको डस्ट को रिमूव करने के लिए, और सिस्टम का टेम्परेचर थोड़ा तो लोअर डाउन होगा जैसे ही आपने वाटर को स्प्रिंकल्ड किया। इतना तो समझ में आता है। बट ये पॉसिबिलिटी आ गया कि SO3 अब मॉइस्चर को भी गेन करेगा सर। तो यहां से अब मॉइस्चर जब रिमूव होगा SO3 से, तो अब क्या करिए, वहां से थोड़ा सा हीटर पास करिए। सो SO3 जब आप पास करोगे कॉन्टैक्ट चैम्बर से, बेसिकली हुआ क्या, हमको तो H2SO4 बनाना है, SO3 बना। अब थोड़ा थोड़ा करके आप क्या करिए,
वाटर को स्प्रिंकल करिए, वाटर को स्प्रिंकल थोड़ा थोड़ा करोगे H2SO4 मिलेगा, फिर थोड़ा सा बना, फिर आप करिए, फिर H2SO4 मिलेगा। ऐसा एक बार नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि अभी आपको बताया है कि ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट करेगा अगर एक ही बार आप पानी को वहां पे ऐड कर दोगे, ये गड़बड़ हो जाएगा फिर। ये तो समझ में आ रहा है। तो यही सारा कहानी लिखा हुआ है जो आपको हमने समझाया है। तो एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं 1 मिनट में सारा का सारा। पहला चीज H2SO4 का अपन लोग प्रिपरेशन देख रहे हैं कि कैसे प्रिपेयर करेंगे। अगर हमको H2SO4 को लेबोरेटरी में प्रिपरेशन करना है तो कौन सा मेथड है? बाई कॉन्टैक्ट प्रोसेस। दिमाग में रहे, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में बेसिकली होता क्या है सर, आप SO2 को एटमोस्फेयर के प्रेजेंस में, मीन्स एटमोस्फेयर में लाते हो, मीन्स O2 वहां पे ऑक्सीजन के साथ आप उसको जलाते हो, तो जलाने के बाद मीन्स बर्न करते हो, जलाने के बाद वहां से सर SO3 बनता है। अब उस SO3 में हम डायरेक्ट पानी नहीं मिलाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके उसमें वाटर को स्प्रिंकल्ड करेंगे। क्योंकि SO3 बना कैसे? SO3 बना तो आप एटमोस्फेयर में लेगा ना SO2 को बर्न करने के लिए, तो एटमोस्फेयर में कुछ ना कुछ तो डस्ट पार्टिकल वगैरह होंगे। अब उसको स्प्रिंकल्ड करिए वाटर से, वहां से रिमूव हो जाएगा। अब वो वाटर थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल्ड करके वहां से H2SO4 बन जा रहा है हमारा। क्लियर है? एक बार में आप बहुत ज्यादा डाइल्यूट मत कर देना, कंसंट्रेटेड रखना। यही तो कहा गया है कि SO3 में आप H2O को दोगे तो H2SO4 बना, और प्लस H2SO4 तो बना, लेकिन साथ में थोड़ा बहुत तो SO3 भी है उसमें। क्योंकि अभी भी आप तो वाटर को थोड़ा थोड़ा सा दे रहे हो ना, स्प्रिंकल कर रहे हो। अब ऐसा नहीं कि सारा का सारा सिर्फ H2SO4 ही बन जाएगा, तो SO3 भी बनेगा। और जो H2SO4 और SO3 जो बना, SO3 और H2O को जब आप का रिएक्शन हुआ तो यहां से H2SO4 और SO3 जो बना, इसी को अपन लोग ओलियम कहते हैं। ओलियम। तो बेसिकली ओलियम क्या है? अगर आप इसका फॉर्मूला फाइंड आउट करोगे तो H2O7 ये आपका क्या कहलाता है? ओलियम। H2SO7 यह है आपका ओलियम। और अगर अपन लोग इसी को देखें H2S2O8 तो ये आपका क्या है? मार्शल एसिड। दिस इज मार्शल एसिड। तो H2S2O8 मार्शल एसिड है, H2S2O7 आपका ओलियम है। तो कभी भी आप इस दोनों में कंफ्यूज नहीं करेंगे, आपको बता दिया गया। तो यहां से अब यही कह रहा है कि वी डू हाइड्रोलिसिस ऑफ ओलियम एंड वी गेट डिजायर्ड कंसेंट्रेशन ऑफ H2SO4। तो अगर आपको चाहिए डिजायर्ड कंसेंट्रेशन ऑफ H2SO4 तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? ओलियम का हाइड्रोलिसिस कराइए और आपको डिजायर्ड कंसेंट्रेशन, आप जिस कंसेंट्रेशन का आप चाहते हो कि H2SO4 हमको मिले, उस कंसेंट्रेशन का H2SO4 आपको मिलेगा। तो आप क्या करेंगे? उस वॉल्यूम को आप क्या करिए? उसको कंसेंट्रेशन कर, आप हाइड्रोलिसिस कर दीजिए। हाइड्रोलिसिस ऑफ वॉल्यूम से मिल जाएगा आपको। तो ध्यान रहे, कभी भी जब आप बना रहे हो लेबोरेटरी में H2SO4 को, तो ऐसा नहीं कि आप एक ही बार उसमें वाटर को ऐड कर दो SO3 बनने के बाद। तो ऐसा कतई मत करेंगे, क्योंकि वहां पे ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगा। तो ये बात ध्यान रखेंगे। स्प्रिंकल कर रहे, थोड़ा थोड़ा सा करेंगे, और वहां से क्या हो जाएगा? SO3 भी साथ में बच जाएगा, बनेगा। H2SO4 तो बनेगा, साथ में थोड़ा बहुत SO3 भी रहेगा। क्लियर है? तो चलिए इसको नोट करिए फटाफट से। तो गाइस अब अपन लोग क्वेश्चन करेंगे। जितना आज अपन लोग पढ़े हैं और जितना भी ऑक्सीजन फैमिली में पढ़े हैं, वो सारा पे अब क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चन कैसा आता है। तो चलिए, बेहतरीन सवाल आपके स्क्रीन पे है। स्क्रीन पे है बेहतरीन सवाल, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है व्हाई डाइल्यूटिंग H2SO4 वाटर इज नॉट एडेड टू H2SO4। कह रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि जब आप डाइल्यूट करते हो H2SO4 को, जब आप डाइल्यूट करते हो व्हाइल डाइल्यूटिंग, तो यहां पे H2SO4 को ऐड नहीं करते हो वाटर में। H2SO4 को ऐड नहीं करते हो वाटर में, ये नहीं बोला है, बल्कि क्या बोला है? कह रहा है व्हाइल डाइल्यूटिंग H2SO4। सवाल को समझेंगे। जब आप H2SO4 को डाइल्यूट करते हो तो डाइल्यूट कैसे करते हो? उसमें पानी डाल देते हो। तो सवाल ने हमारा ये पूछा है ना कि जब आप H2SO4 को डाइल्यूट करते हो तो वाटर को H2SO4 में नहीं ऐड करते हो, बल्कि आप क्या करते हो? H2SO4 को वाटर में ऐड करते हो। ऐसा क्यों? देखिए ध्यान से, बेसिकली होता क्या है, जैसे मान लो इस कंटेनर में हमारा क्या है? H2SO4 है।
ऑलरेडी H2SO4 है। अब इस H2SO4 को हम चाह रहे हैं डाइल्यूट करना। तो जब डाइल्यूट करना चाह रहे हो तो इसमें वाटर को ऐड नहीं करेंगे, वाटर को ऐड नहीं करेंगे। सवाल यही पूछा है क्यों नहीं ऐड करेंगे। आपको अभी जस्ट बताया हमने H2SO4 का जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, वाटर और H2SO4, जैसे ही आपने वाटर को H2SO4 में ऐड करोगे तो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट होगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट होगा। वो क्या होगा, उसकी वजह से हम लोग ऐड नहीं करते। मान लो आप ऐड करने गए तो आपकी, मान लो आपने ऐड कर दिया, वाटर को ऐड कर लिया H2SO4 में, अब होगा क्या, क्यों नहीं ऐड कर सकते। आप इसलिए ऐड नहीं कर सकते क्योंकि आपके जान भी जा सकते हैं, आप मतलब खतरा हो सकता है, बहुत भारी खतरा है। क्या है रीजन, क्या है, क्योंकि जब आप H2SO4 में आप वाटर को ऐड करोगे तो ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट यहां से रिलीज होगा। और जरा इमेजिन कर लो, ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट अगर रिलीज हुआ तो आपका क्या हो सकता है। इसीलिए हम लोग जब भी डाइल्यूट करते हैं H2SO4 को, अगर मन करे डाइल्यूट करने का तो पानी को मत ऐड कर देना सीधा सीधा H2SO4 के कंटेनर में। क्या करोगे, अब कंटेनर में पानी ले लेना, मैं उल्टा रिवर्स। देखो यही फायदा ना केमिस्ट्री पढ़ने का। केमिस्ट्री इज टोटली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। केमिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। लोगों को समझ में नहीं आता, वो रट्टा मारना शुरू करते हैं, उनको लगता है कि सिर्फ रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट है। कतई नहीं है, बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। जब आप जाओगे कॉलेज में, अच्छे कॉलेजेस में, जब आप प्रैक्टिकली देखोगे, सोचोगे चीजों को, बहुत ही मतलब वाइड एप्लीकेशन है इसका, वाइड एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन चाहे वो दवाई बनाना हो, चाहे वो रियल लाइफ का एक एक चीज आपकी सुबह से शाम तक जहां तक नजरें फिरती है वहां तक मैक्सिमम चीजें आपको केमिस्ट्री का दिखाई देगा। क्लियर है, तो बहुत ही प्रैक्टिकल, ये टोटली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप पढ़िए तो इसके अंदर सोचिए तो प्रैक्टिकली। तो यही है, जो जिसको केमिस्ट्री पता नहीं रहेगा वो क्या करेगा, मान लो बाय द वे अगर उसके पास H2SO4 आ गया, अब मन कर रहा है कि चलो उसमें पानी डाल देते हैं, अब उसको केमिस्ट्री का नॉलेज है ही नहीं, जीरो नॉलेज है केमिस्ट्री का, गड़बड़ हो जाएगा उसको। तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आग लग जाएगा पूरा का पूरा। ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगा, लिबरेट होगा ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट, तो वहां से दिक्कत हो जाएगा। इसलिए जो केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है वो तो चालाक बंदा है। अब क्या किया हो, वो अब उसको डाइल्यूट करने का मन कहा, तो डाइल्यूट करने का मन कहा तो अब वो H2O का कंटेनर लेगा, पानी का कंटेनर लेगा, और अब वो उल्टा सोचेगा, अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके H2SO4 ऐड करेगा, थोड़ा थोड़ा करके H2SO4 ऐड करेगा, तो काम तो डाइल्यूट हो गया ना। डाइल्यूट हमको तो चाहिए क्या, वाटर ऐड करना था, तो पहले से ये कंटेनर वाटर ले लिया और थोड़ा सा ऊपर से डाल दिया H2SO4। तो कभी भी H2SO4 में पानी मत डालना, क्लियर है। इसलिए क्यों, क्योंकि बिकॉज व्हेन H2O is added to container full of H2SO4 it liberates very high energy, therefore reverse process of dilution is done। जो हमने बताया वही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IIT 1995 में है, पूछा गया है। एक क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो आपको एक बेस्ट चीज बताने वाले हैं, जिनको लग रहा है कि जेई मेन या नीट में बहुत कम समय बचा है, वो नहीं कर पाएंगे, या फिर ऐसा लगता है, तो सबसे पहला काम आप लेक्चर करिए, हमारा लेक्चर करिए। हम जैसे टीचर या फिर कोई भी अच्छे टीचर जो एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट फैकल्टी है, जिस भी सब्जेक्ट का, केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हो केमिस्ट्री का, मैथ्स पढ़ रहे हो मैथ्स का, फिजिक्स पढ़ रहे हो फिजिक्स का, बायो पढ़ रहे हो बायो का, तो जिस भी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट फैकल्टी है उनका लेक्चर आप अच्छे से करिए। क्योंकि जैसे मान लो हम आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, तो केमिस्ट्री का जो लेक्चर डिलीवर हो रहा है वो 10 बुक 15 बुक न जाने कितने बुक पढ़ के आपके सिलेबस में जितने भी चीजें हैं उसको अच्छे से समझाते हैं, डिटेल में करके। तो आप 10-15 बुक अगर पढ़ना शुरू करोगे तो आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा, एक सब्जेक्ट के लिए भी टाइम नहीं बच पाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण, बेस्ट से बेस्ट है ना, मतलब सुपर डुपर आपका क्या है, जो हम आपको डिलीवर कर रहे हैं लेक्चर को, इस 10 बुक 15 बुक न जाने कितने बुक पढ़ के आपको वो सारा चीज क्लियर कर रहे हैं। तो लेक्चर करिए, लेक्चर आपने कर लिया, अब क्या होगा, सीधे लेक्चर से, यार सीधे लेक्चर से IIT का सवाल आपसे बन रहा है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन अगर करना होगा तो प्रैक्टिस भी करना होगा। प्रैक्टिस कहां से करेंगे, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करिए। जिस भी एग्जामिनेशन आपको देना है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन लगा जाओ 4 बार 5 बार, है ना, पूरा का पूरा अच्छे से। और अदर स्टेट का भी एग्जामिनेशन होता है,
मेडिकल का एग्जामिनेशन, इंजीनियरिंग का एग्जामिनेशन, जिस उसमें से जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उसको छाटिए और बना जाइए। तो प्रीवियस ईयर जरूर करिए, और हमारे लेक्चर को आप अच्छे से क्लियर करके थ्रू आउट प्रैक्टिस करके चले गए, सिर्फ लेक्चर का कमांड करके सारा नोट्स पढ़ के और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके गए, तो जेईई मेन में गारंटेड सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छे रैंक के लिए और भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, लेकिन जेईई एडवांस में हम नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए और भी प्रैक्टिस चाहिए। लेक्चर उतना ही होगा, कॉन्सेप्ट उतना ही आएगा जितना हम आपको बता रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़ा और एक्स्ट्रा थिंकिंग चाहिए। क्लियर है? तो देखिए सीधा सीधा लेक्चर जो पढ़ा है वहीं से आपका आईआईटी 1995 का क्वेश्चन पूछा हुआ हो जाएगा, लेकिन कुछ और प्रैक्टिस करना हो तो प्रीवियस ईयर जरूर करिए, और आपको लास्ट में आज का लेक्चर में बताएंगे कि कहां से आप करेंगे। तो देखिए 1995 का एक क्वेश्चन है, कह रहा है SO2 इज ऑब्टेन्ड। SO2 ऑब्टेन करते हैं, कहां से करते हैं? ऑप्शन ए दिया है, कह रहा है ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सर SO2 ऑब्टेन्ड व्हेन? क्वेश्चन हमारा ये है, और ये क्वेश्चन पूछ चुका है प्रीवियस ईयर में आईआईटी में। अब सवाल है कि ऑक्सीजन तो किसके साथ रिएक्ट करता था, मेटल या नॉन मेटल के साथ, तो वहां से ऑक्साइड और परऑक्साइड बनता था। कभी देखो ऑक्सीजन सल्फ्यूरिक एसिड एसिड के साथ तो नहीं रिएक्ट करता है। तो ऑप्शन ए तो आपका क्या हो गया, गलत हो गया ना। ऑप्शन ए आपका गलत हो गया। आप ऐसा तो कभी रिएक्शन देखे नहीं हो कि H2SO4 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया हो, क्योंकि ऑक्सीजन कभी भी मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है और वो ऑक्साइड या परऑक्साइड बनाता है, एसिड के साथ नहीं। तो ये रिएक्शन तो नहीं होगा, तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। ऑप्शन बी चेक करते हैं जरा। ऑप्शन बी करा हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। यार डाइल्यूट H2SO4 का जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे, मींस H2SO4 प्लस H2, जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो जितना ऑक्सीडेशन स्टेट में +6 में है तो +6 वाला प्रोडक्ट बनाओगे। अगर आप डाइल्यूट कर रहे हो तो डाइल्यूट H2SO4 मिल जाएगा। लेकिन हमारा सवाल यह है कि SO2 कहां से ऑब्टेन्ड होगा? SO2 कहां से ऑब्टेन्ड होगा? हाइड्रोलिसिस करोगे H2SO4 के तो वहां से तो SO2 तो नहीं ऑब्टेन्ड होने वाला, ये तो गारंटेड है। तो ऑप्शन बी भी आपका क्या है, रॉन्ग है। ऑप्शन सी पे आ जाओ, कंसंट्रेटेड H2SO4 रिएक्ट्स विद Na2SO4। कंसंट्रेटेड H2SO4 रिएक्ट्स विद Na2SO3। क्या यहां से SO2 मिलेगा? सवाल हमारा यही है। तो चलिए चेक करते हैं एक बार। तो हमने क्या लिया, कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया और इसका रिएक्शन किसके साथ करा दिया, Na2SO3 के साथ करा दिया। चलिए ठीक है, अब यहां से हम लोग बनाते हैं तो यहां से क्या हो जाएगा, अब H प्लस और SO4 -2 और इसको तोड़ दोगे Na प्लस प्लस SO3 किसमें जाएगा, SO4 -2 और SO3 माइनस में। तो यहां से जो प्रोडक्ट निकल के आएगा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। जो प्रोडक्ट निकल के आएगा ये बेसिकली ये प्रोडक्ट कैसा होगा, SO2 क्या निकलेगा यहां से SO2 बनेगा क्या, ध्यान से देखिए। SO3 है और Na प्लस है, तो एक प्लस वाले एक माइनस वाले, तो एक तो बन जाएगा, क्या बन जाएगा, NO2SO4 बन जाएगा। प्लस साथ में जब ये रिएक्ट करेगा इसके साथ, तो आपको बता दे इसके साथ जब रिएक्ट करेगा तो यहां से आपको मिल जाएगा क्या, SO2 भी मिल जाएगा, SO2 मिल जाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर? यहां से NO2SO4 मिलेगा, साथ में SO2 भी बनेगा और SO3H। क्लियर है? अब करें ऑल ऑफ दिस तो नहीं होगा, ऑप्शन डी रॉन्ग, ऑप्शन डी ये भी रॉन्ग। तो आंसर जो आ गया, इसका आंसर कौन सा हो गया, करेक्ट सी। तो सीधे लेक्चर से आपके सवाल बन जा रहे हैं, आईआईटी के सवाल बन जा रहे हैं। तो सोचिए कितना मतलब वैल्यूएबल लेक्चर चल रहा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी CPMT एक्चुअली मेडिकल का एग्जामिनेशन होता है, मेडिकल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। तो यहाँ पे सवाल पूछा जाता है, पूछा क्या गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट लिस्टेड बिलो अकर्स इन एलोट्रोपिक फॉर्म। इसमें से कौन सा एलिमेंट एलोट्रोपिक फॉर्म में क्या करता है, पाया जाता है? तो देखिए ध्यान से, आयोडीन। सर आयोडीन हमको पता है कि आयोडीन I2 तो एग्जिस्ट करता है, बट I2 क्या एलोट्रोपिक फॉर्म है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आयोडीन तो नहीं है।
एलोट्रोपिक फॉर्म। और सी और बी और डी में आ जाओ, क्या हमारा डी ब्लॉक का जितने भी एलिमेंट है, अब डी ब्लॉक में ये एलोट्रोप्स तो बनाते ही नहीं। क्लियर है? ये दोनों, ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब सल्फर पे जब आओगे तो सल्फर का जस्ट आप फ्लैशबैक में जाइए, लेक्चर नंबर 15, पी ब्लॉक लेक्चर नंबर 15, और यहां पे आपको क्या बताया गया, बेसिकली जो सल्फर का एलोट्रोपिक फॉर्म था, पहला तो हमने देखा रोम्बिक सल्फर, एंड थर्ड सेकेंड पे आइए, सेकेंड क्या था, मोनोक्लिनिक सल्फर मीन्स बोले तो अल्फा सल्फर एंड बीटा सल्फर। तो यहां से सल्फर का इलेक्ट्रोपिक फॉर्म क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो चलिए इसको नोट करिए। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, ये भी जिपमर का 2001 का क्वेश्चन है, ये भी मेडिकल का क्वेश्चन पूछा हुआ है एंट्रेंस में। क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आफ्टर बर्निंग एट रूम टेम्परेचर गिव्स गैसेस ऑक्साइड। एक एक करके देखते हैं। देखो, अगर ये रूम टेम्परेचर पे अगर आप हाइड्रोजन को क्या करिए, बर्न करोगे तो क्या हो जाएगा, मीन्स O2 के प्रेजेंस में, तो यहां से जो मिलेगा आपको, इसके साथ क्या आने वाला है, ये तो लिक्विड मिल जाएगा आपको। बट सवाल हमारा ये नहीं है, सवाल आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आफ्टर बर्निंग एट रूम टेम्परेचर गिव्स गैसेस ऑक्साइड। गैसेस ऑक्साइड चाहिए। जब आप सोडियम के साथ करोगे तो सोडियम के साथ क्या हो जाएगा, जब सोडियम को आप बर्न करोगे तो यहां पे इसका भी गैसेस ऑक्साइड नहीं मिलेगा, बल्कि यहां पे क्या मिल जाएगा आपको, सोडियम का ऑक्साइड। और अभी जस्ट हमने क्या बताया आपको कि सल्फर अगर आप O2 के साथ, मीन्स सल्फर को जब आप बर्न करते हो तो बर्न तो तभी होगा ना जब वहां ऑक्सीजन होगा। तो यहां से क्या मिल गया, SO2 गैस। देन हीलियम तो रिएक्ट ही नहीं करेगा आपका। तो दिस इज करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, एम्स 1983, एम्स इंडिया का टॉप मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, जिस टाइप से आपको इंजीनियरिंग के लिए IIT जेईई एडवांस क्रैक करना पड़ता है। तो जेईई एडवांस उसी लेवल का मेडिकल के लिए एंट्रेंस जो हो गया वो एम्स हो गया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। यहां पे पूछा है, सवाल ये पूछा है कि हाईएस्ट कैटिनेशन एबिलिटी इज शोन। अब जो आप पढ़े हो उसके डीप में जाइए, देखिए क्या होगा। बेसिकली कैटिनेशन एबिलिटी इज शोन, बहुत सारा ऑप्शन दिया है। ए में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम। अब देखिए कैटिनेशन मीन्स बोले तो क्या, लार्ज एबिलिटी टू कनेक्ट single bonded एलिमेंट। अब यहां से जब आप ऑक्सीजन लोगे, फर्स्ट ऑप्शन को चेक करिए। तो ऑक्सीजन लोगे तो ऑक्सीजन का क्या O और O कैटिनेशन शो करेगा? नहीं। अब नाइट्रोजन, अगर नाइट्रोजन की बात करें, N और N2 नहीं शो करता है। क्यों नहीं करता? बेसिकली अब लोग इसका आंसर ये दे देते हैं, मोस्ट ऑफ द लोगों को यही पता है इसमें डी ऑर्बिटल वैकेंट नहीं है। अब जब वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है इसके पास, तो ये क्या करेगा, कैटिनेशन शो नहीं करेगा। लेकिन ये रॉन्ग आंसर है। बेसिकली क्या होगा, कैटिनेशन शो करने के लिए सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, और वो जो सिंगल बॉन्ड है वो स्टेबल होना चाहिए। अब NN लोगे, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में आप देखिए ध्यान से, इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, और इस वाले लोन पेयर और इस वाले लोन पेयर, ये भी सेकेंड पीरियड का है, ये भी सेकेंड पीरियड का है।
तो क्या होगा, इस लोन पेयर के बीच में रिपल्सन होगा, और जब रिपल्सन होगा तो सिंगल बॉन्ड डेफिनेटली है, जरूर है, लेकिन यहां पे क्या ये बॉन्ड स्टेबल होगा क्या, एनएन का बॉन्ड स्टेबल होगा, नहीं होगा। तो जब बॉन्ड स्टेबल ही नहीं है तो कैटिनेशन कहां शो करने को, तो नाइट्रोजन नहीं होगा। और ऑक्सीजन भी क्या है, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है और ये भी सेकेंड पीरियड का है, काफी रिपल्सन होगा, ह्यूज रिपल्सन होगा। और कैटिनेशन के लिए तो हम यही बोले हैं कि सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड स्टेबल होना चाहिए, स्टेबल। तो यहां से एक बात निकल के आ गया कि ऑक्सीजन वाला भी नहीं होगा। नेक्स्ट सेलेनियम में जाएंगे। अब सेलेनियम में तो साइज लार्ज हुआ, डेफिनेटली साइज बढ़ा, तो अब लगा क्या, इसके पास तो बैकेंड डी ऑर्बिटल भी है, कैटिनेशन शो करना चाहिए, लेकिन ये गलत हो जाएगा। बेसिकली हुआ क्या इसमें, जैसे ही आप अब देखो साइज काफी बड़ा हो गया सेलेनियम का, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड। जब आप फोर्थ पीरियड में जाओगे साइज काफी बढ़ गया, मीन्स अब जो ओवरलैपिंग होगा ऑर्बिटल का, जो ओवरलैपिंग होगा, ओवरलैपिंग अब अच्छा नहीं होगा। ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए हमारा हाथ है, इतना ही साइज का अगर दूसरा हाथ लाया जाए, सेकंड देखिए ध्यान से, फील करिए चीजों को, ओवरलैपिंग बेस्ट होगा। और मेरे हाथ के सामने एक बच्चा का हाथ रख दिया जाए, मीन्स ओवरलैपिंग क्या हो, बेस्ट नहीं होगा। अब जब ओवरलैपिंग, जब आप केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़े हो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीवीटी या फिर एमओटी, ये सब सारा को जोड़ते हुए कनेक्ट करके वहां से जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होगा, जब आपका ऑर्बिटल क्या करते, ओवरलैप करते करेंगे, मीन्स ओवरलैप करेंगे तो ओवरलैपिंग अच्छे से होगा, तभी तो बॉन्ड आपका अच्छा बनेगा। मीन्स ओवरलैपिंग हो ही नहीं रहा है, ओवरलैपिंग पुअर है, तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, मीन्स कमजोर होगा। अब ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा आसानी से। तो डेफिनेटली सिंगल बॉन्ड स्टेबल यहां भी नहीं है, तो सिंगल बॉन्ड यहां भी स्टेबल नहीं है, इसकी वजह से आपका सेलेनियम भी क्या हो जाएगा, नहीं होगा, और टेलुरियम भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या है, सल्फर। अगर आप सल्फर को देखोगे तो सल्फर एसेट, एसिड, S2, ये सारा में मिलेगा आपको। तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एम्स 1983। तो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय। और नेक्स्ट आज आपका जितना भी ऑक्सीजन फैमिली में जितना भी था पूरे डिटेल में, आज ये फाइनल लेक्चर था, ये फिनिश हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर जब भी आएगा वहां से अपन लोग हैलोजन फैमिली स्टार्ट करेंगे। अभी भी पी ब्लॉक एलिमेंट्स आपका फिनिश नहीं हुआ है, और काफी इंपोर्टेंट चैप्टर है। जेई एडवांस, नीट और एम्स के लिए सवाल आता ही आता है, डेफिनेटली हर साल, एवरी ईयर आता है क्वेश्चन। तो आज हमारा ऑक्सीजन फैमिली कंप्लीट हुआ, तो आप इसको अच्छे से क्वेश्चन लगाइए, जो आपको एक बाउंड्री लाइन, एक जो तय किया गया था कि उतना ही लगाइए। देखिए भटक जाएंगे आप, लगेगा कि 1000 बुक सोल्व कर ले, 10 बुक सोल्व कर ले। आप एक स्टैंडर्ड बुक को पकड़िए जो आपको बताया गया है, कि कोई भी इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ रहे हो, जो भी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है जो उसका प्रिपरेशन करा रहा है, उसका पैकेज लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, बस उतना करिए, आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।